Hello everyone, this is Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all to my channel EduStream, जहाँ पे सीटेट की तैयारी है पक्की. इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हिट द बेल आइकन. और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको सारी वीडियोस आती रहती है. और हमारे पास सिर्फ अभी 40 दिन बचे हैं. 14 दिसंबर 2024 का आपका सीटेट का पेपर है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो आपने क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ हर एक दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करेगा. उससे आपका बेस क्लियर होगा. ध्यान से खोल कर रखिए बिकॉज टाइम कम है एंड वी हैव टू स्टडी रियली हार्ड. ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, वी हैड कंप्लीटेड 2 सीरीज येट, नाउ ऑन द 3rd सीरीज लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एक्टिव लर्निंग? तो चलिए बताइए एक्टिव लर्निंग क्या होता है. हमारे पास ऑप्शंस हैं 4. फर्स्ट, पैसिव रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, engaging students in the learning process through activities and discussions. Option C, memorizing facts. Option D, listening to lectures. तो देखिए यहाँ पे एक्टिव लर्निंग से हम क्या समझ रहे हैं, जो लर्निंग है वो एक्टिव हो, मतलब इट इज़ समथिंग इज हैपनिंग एट दैट टाइम, दे आर इन्वॉल्व, दे आर एनग्रॉस्ड, दे आर एंगेज्ड, वो भी साथ में लगे हुए हैं. तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जा रहा है. एंगेजिंग स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशन. और ये हमेशा अच्छा मेथड रहता है क्योंकि जो हम करते हैं, जिस बारे में हम बात करते हैं, जो हम सीखते हैं, हम उसमें एक्टिवली लर्न कर रहे हैं ना, तो वो हमारे माइंड में रिटेन रहता है. मतलब वो हमारे माइंड में चीज़ रजिस्टर हो जाती है, रहती है, रिटेन रहती है. वो हम इतनी ईजीली भूलते थोड़ी ना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following best describes self regulation in students? now self regulation again क्या है कि हम अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो, हमारा सेल्फ पे रेगुलेशन हो, मतलब सेल्फ पे कंट्रोल हो. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन वो आपको ये कहता है द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशंस. ठीक है, फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शन विदाउट क्वेश्चन, relying solely on external rewards and performing only when monitored. तो उसका मतलब क्या भाई? पहला तो उसका मतलब था कि वो अपने बिहेवियर पे, अपनी एबिलिटी पे कंट्रोल रखे, इमोशंस पे कंट्रोल रखे. दूसरा कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करे बिना क्वेश्चन किए. और थर्ड कह रहा है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे ध्यान दे. भाई कुछ अच्छा मिल रहा है तो काम बढ़िया कर लिया, है ना. या परफॉर्मिंग ओनली व्हेन मॉनिटर, जब कोई हमको सर पे है, जब हमें कोई देख रहा है, हम तभी काम करेंगे. तो ये तो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप में एक वर्ड क्या ही सिखा रहा है कि इंसान अपने पे सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वेल कंट्रोल्ड है. ये नहीं कि कोई सर पे है तो काम करेंगे, कोई हमको लालच देगा तो हम काम करेंगे, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देगा तो हम काम करेंगे. नहीं, वी हैव टू डू we know and we do understand that is the main aim of self regulation. Then next we have, what is the purpose of cooperative learning? चलिए ये भी बहुत important point है. cooperative learning से आप क्या समझते हैं? cooperative learning अपने आप में word जो समझाता है कि आप cooperate कर रहे हो, means there is involvement of one and 2 parties and we are mutually collating that. So इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स. ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो व्हाट टू प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, टू हैव स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, आप बच्चा खुद काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है. ठीक है. Then to provide individualized instruction. individualized instruction क्या होता है? What do you understand by the term individualized instruction? कि आप अपने टेलर्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब अपना अलग अलग हिसाब से इंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो. तो उसका जो राइट आंसर है, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. कि आप मिलकर एक काम कर रहे हैं एक साथ, एक कॉमन गोल के लिए, है ना. दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग. जैसे क्लास 7th में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं,
सारे बैठ के 7 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबका एक ही एम है, क्लास 7 को पास करना, है ना। मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया, सब मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों? सबका एक ही एम है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। दे आर शेयरिंग अ म्यूचुअल गोल, दे आर शेयरिंग अ कॉमन गोल. So in the next question, in educational psychology, what does motivation refers to? Now, what is motivation? Motivate something that you want to, that it's a drive, है ना। आपको अंदर से ड्राइव आ रही है कि ओके फाइन, यू हैव टू डू दैट वर्क, अरे आपको ये काम करना है, अरे आपको ये चीज़ करनी है. सो द फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग असेसमेंट्स. असेसमेंट मतलब क्या होता है? जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्या है. द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग असेसमेंट. ऑप्शन बी, द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट प्रॉम्प्ट्स स्टूडेंट टू एंगेज लर्निंग. C, the physical setup of the classroom. D, the use of technology in the teaching. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बैठ रहा है वो दो इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू एंगेज इन लर्निंग. कि बच्चा को प्रमोट किया जा रहा है कि वो खुद एंगेज हो लर्निंग के अंदर, ठीक है, अपने आप से. इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बट वो ड्राइव आ रही है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव. जहाँ वर्ड आपको और अच्छे से क्लियर कर रहा है कि इट इज़ मोटिवेशन, right? So it's not the use of technology in teaching, it's not the setup in the classroom, no, it's all the drive जो आ रहा है कि आपको करने को वो मन कर रहा है. So you are feeling the motivation. चलिए moving to the next question. Which of the following is an example of scaffolding in a classroom setting? स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था. स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब आपको सपोर्ट दिया जाता है, आपको एक हेल्प प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. जैसे आपने चॉकलेट बनानी है या मफिन्स बनाने हैं और आपको स्टार शेप में बनाना है, तो आप स्टार शेप की मोल्ड में ही उसको बैटर को डालोगे ताकि स्टार शेप में आए, ठीक है. आपको हार्ट शेप में चॉकलेट बनाने, तो आप हार्ट शेप के मोल्ड में ही डालोगे. सो यू आर प्रोवाइडिंग दैट स्ट्रक्चर, दैट सपोर्ट टू कम इन दैट डिज़ायर्ड फॉर्म, कि आप उस जो फॉर्म चाह रहे हैं उसमें आ सके. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पे जो दे रखा है, गिविंग स्टूडेंट आंसर टू द क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, अलाउइंग स्टूडेंट टू वर्क इन आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब होता है अकेले में, कि आप बच्चों को बोल लो कि भैया तुम अकेले में काम करो. ये ऑप्शन डी, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज़. तो डिफ़िकल्टीज़ में भी देखिए, है ना, तो उसका जो राइट आंसर बैठ रहा है, प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ऑलवेज जहाँ पर भी सपोर्ट की बात जब दी जाएगी तो वहाँ पे स्कैफोल्डिंग का सही अर्थ बैठेगा, ठीक है, जो कि बाकी तीनों में कहीं भी सपोर्ट के बारे में बात नहीं हो रही है. राइट आंसर, प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स. सीटेट में जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, कभी कभी चार आंसर बिल्कुल, या तो चार आंसर बिल्कुल एक जैसे दे रखे होंगे जो चारों आपको सही लगेंगे, पर उसमें से आपको वो आंसर ऑप्ट करना होता है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नियर होता है, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे ज़्यादा क्लियर वो आंसर सही बैठ रहा होता है ना. एक तो होता है इस टाइप का क्वेश्चन, और एक होता है जिसमें तीनों बिल्कुल अलग है और एक आपको अपने आप अलग से बिल्कुल ऑड दिख जाता है कि हाँ भाई यही आंसर है, ठीक है. तो इन दिस वे, और कभी नॉट वाला आ जाए तो मतलब तीन एक जैसे है और एक नहीं है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? ना व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि हम किसी चीज़ के बारे में अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब सोच पाए, क्रिटिकली इसको एनालाइज कर पाए. जैसे आप कोई मूवी आती है तो आप बोलते हो ना कि वो क्रिटिक्स इसके पढ़ लो, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं. क्रिटिक्स मतलब कौन? आप देखते हो देर आर पीपल हु गिव नोशंस अबाउट द मूवी, वो पूरा उसको नंबर देते हैं, रेटिंग देते हैं, और वो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, तो मतलब उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट कि आप सारे स्फेयर्स को सोच पाओ. किसी एक, कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई टॉपिक देखते हैं, तो हम एक ही नज़रिया उसका देख पाते हैं, हमारा एक ही नज़रिया उसकी तरफ होता है, हम एक ही पहलू उसका समझ पाते हैं, बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं. तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई, है ना. तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या? व्हेन यू आर एबल टू थिंक 360 डिग्री. सो द फर्स्ट इज रोट मेमोराइजेशन. रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टाबाजी, ठीक है ना. बी सॉकेट क्वेश्चनिंग. सी लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन. डी पैसिव रीडिंग.
Absolutely, the right answer is Socratic questioning. Next, in stage of Erikson psychosocial, एक मिनट रुकिए आप, हाँ, in which stage of Erikson psychosocial development do children develop a sense of competence? कि इनमें से अगर मैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करूँ, ऑटोनॉमी वर्सेस ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की बात करूँ, या मैं आपसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की बात करूँ, तो इनमें से कौन से में बच्चे को सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस की महसूस होते कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, या मेरे में कम है या ज़्यादा है? बहुत ही ईजिली क्लियर है यहाँ पे वो आंसर, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। जब आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग आ जाए कि भाई मुझ में कमी है या मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरीके की जब आपके अंदर भावना आ जाए, दैट इज़ इन्फीरियॉरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। अच्छा, जो लास्ट मैंने आपको जो ये लास्ट क्वेश्चन में सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग था, मैं आपको एक बार ये भी इसका मतलब बता देती हूँ। एक मेथड होता है डायलॉग दैट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. इट एम्स टू स्टिमुलेट थॉट एंड अनकवर अंडरलाइंग बिलीफ एंड असम्पशन. कि आप आपके एक ऐसा मेथड है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और वो बहुत वास्ट होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर. ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं? जिनके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, शॉर्ट नहीं होते, येस नो ट्रू फॉल्स नहीं होते, उनके आंसर्स बहुत लंबे तक जाते हैं, डीप जाते हैं. सो इट एम्स टू स्टिमुलेट थॉट. इसका जो मेन एम होता है वो क्या, कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रोवोक किया जाए, उसको पोक किया जाए, उसको पिन करा जाए, उसको स्टिमुलेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, है ना. और जो आपको बिलीफ नहीं पता है, जो एजम्पशन नहीं पड़ा, उसको दिखाया जाए कि नहीं भैया देखो इसका ये भी पहलू है, जो तुम देख रहे हो सिर्फ वही सच नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सच है, राइट. तो वो जो है दैट इज सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the key characteristic of differentiated instruction? Very good question. देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले आप इस बात को समझिए. डिफरेंशिएटेड वर्ड ही पहले सबसे पहले वर्ड से आ रहा है कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट है. तो ये इंस्ट्रक्शन भी सबके लिए अलग अलग होगी. आप मान के चल सकते नहीं चल सकते? चलिए हम इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं. यूजिंग द सेम टीचिंग अप्रोच फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, मतलब डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ए आंसर. चलिए ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं. अडैप्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स. येस, इट कैन बी आंसर, राइट, बिल्कुल. सी, टीचिंग ओनली द हाईएस्ट अचीविंग स्टूडेंट्स. नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, आप तो इसका मतलब भेदभाव कर रहे हैं, वो भी नहीं है. फॉलोइंग अ रिजिड करिकुलम, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड शो करे. रिजिड मतलब भैया यही है तो यही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है. रिजिड मतलब समझते हो ना, जो बड़ा स्थिर और ठोस होता है, हिलता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है. तो ये भी नेगेटिव आंसर है, ये भी नहीं है. तो इसका राइट आंसर क्या है? अडैप्टिंग टीचिंग मेथड टू डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स. कभी कभी क्या होता है, जब 4 ऑप्शन हमें दे रखे होते हैं ना, और 3 तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे होते, या ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं बन रहा, तो जाहिर सी बात है फिर चौथा बिल्कुल जो हमें लग भी रहा है वही है. बिल्कुल, अडैप्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स. सबके लिए एक ऐसे और टेलर्ड मेथड कि सबकी नीड्स पूरी हो जाए, है ना, वो ही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं. विच एजुकेशनल थ्योरिस्ट इज known for the concept of mindset and its impact on learning. चलिए बताइए, माइंडसेट पहले तो बताइए, माइंडसेट का आपको मतलब समझ में आता है? क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट मतलब किसी इंसान का एक दिमाग ऐसे ही है, ठीक है, वो ऐसे ही सोचता है, तो ये उसका अपना माइंडसेट है. कहते नहीं कि यार सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है ना. तो वो किस एजुकेशनल थ्योरिस्ट ने इसके ऊपर ज़्यादा बात करी? वो है आंसर कैरल. कैरल ने इसके बारे में, माइंडसेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी थी. ऑप्शन ए. अब मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अभी तो जैसे मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है, आई एम योर टीचर, मैंने बता दिया कि भैया कैरल इसका आंसर है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता,
और आपको पता नहीं होता इसका आंसर क्या है। तो मैं आपकी जगह होती तो मैं पता है क्या सोचती, या देख जीन पियाजे के बारे में मैंने पढ़ा है, उसने तो माइंडसेट के बारे में कोई बात नहीं करी है। वाइगॉट्स्की के बारे में मैंने पढ़ा था, उसने भी माइंडसेट के बारे में कोई बात नहीं करी थी। मैंने स्किनर भी पढ़ रखा है, उसके बारे में माइंडसेट नहीं पढ़ रखा। कैरल भले ही मैंने नहीं पढ़ रखा, पर जब माइंडसेट के बारे में बातें जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, स्किनर ने नहीं करी तो भाई साहब ये कैरल नहीं करी होगी। चलो बेटा, ऑप्शन ए कैरल मार्क्ड, ठीक है, और वो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स। कभी कभी ज़रूरी तो नहीं ना, कभी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको जो बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज एमरजेंट लिटरेसी। एमरजेंट लिटरेसी क्या होता है, मतलब जो प्री लिटरेसी होती है, पहले की, है ना, पहले की तैयारी, प्री सर्विस, प्री स्कूल। जैसे कि ऑप्शन ए रीडिंग स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मल स्कूलिंग। ये तो फॉर्मल स्कूलिंग के दौरान की बात हो रही है, तो ये तो एमरजेंट लिटरेसी नहीं है। फिर प्री रीडिंग एंड अर्ली राइटिंग स्किल डेवलप बिफोर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जब बच्चा स्कूल फॉर्मली जा रहा है उससे पहले उसकी काफ़ी कुछ स्किल्स डेवलप करी गई है। बिल्कुल ये आंसर सही लग रहा है। ऑप्शन सी एडवांस लिटरेसी स्किल्स एक्वायर्ड इन एडल्टहुड, ये नहीं है। एंड लिटरेसी स्किल्स लर्न थ्रू डिजिटल मीडिया, ये भी नहीं है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी प्री रीडिंग एंड अर्ली राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड बिफोर फॉर्मल एजुकेशन। दैट्स राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which term describes the process of adapting teaching method to fit the unique need of each student? इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऐसा एक मेथड है जो डिफरेंट टाइप के यूनिक नीड्स के जो लोग हैं, जो बिल्कुल अलग अलग जो चाह रहे हैं, है ना, उनको उनके मेथड से उनको मैच कर जाए। तो बिल्कुल मैंने इसके बारे में ऊपर भी आपसे बात करी थी। क्या इसका आंसर स्टैंडर्डाइजेशन है, क्या यूनिफॉर्मिटी है, क्या होमोजेनाइजेशन है। ये तो सारे वर्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं, इनका तो मतलब ये है कि एक ही जैसी चीज़ है और वो सबको लगानी है। नहीं, डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने आपसे पहले बात करी है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो सबको केटर करता है, जो सबको सबकी नीड्स को प्रोवाइड करता है, मीट करता है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंशिएशन। चलिए विभिन्नता बोलते हैं इसको। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग वो होता है जहाँ हम एक चीज़ों पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग एट द ओल्डर बिलीफ टू द न्यूअर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जब हम इसके अगर हम ऑप्शंस पढ़े तो हम क्या है हमारे पास ऑप्शंस, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट, लर्निंग इज पैसिव एंड रिक्वायर्ड मिनिमल स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन डी learning should focus solely on rote memorization. The right answer is knowledge is constructed through social interaction and experience, जहाँ पर पहले ही एक जब आप किसी से बात कर रहे हो, सोशल इंटरेक्ट कर रहे हो, एक्सपीरियंस का गिव एंड टेक कर रहे हो, तो देयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, दैट इज व्हाट इज योर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जैसे आपके एफए वगैरह होते थे, तो एफए वगैरह क्या करता था, आपके जो भी लूप होल्स होते थे, जो भी चाहे वो टीचर की तरफ से हो चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से, वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे, करेक्ट करके हम आगे बढ़ पाते थे। तो असेसमेंट, ऑप्शन ये आपको कह रहे हैं असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द instructional period, option B assessment used to monitor and guide ongoing learning, option C standardized testing, option D assessment used for grading purpose only. So the right answer is assessment used to monitor and guide ongoing learning. That is the right answer here. What does the active engagement in the classroom involves? Active engagement क्या होता है, when you are actively engaged, engrossed, ठीक है। तो क्या, what does active engagement in the classroom involve? First, student passively listening to lectures. B, students actively participating in discussion activities and problem solving. Option C, students working alone on assignments, right? And option डी, स्टूडेंट्स फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शन विदाउट क्वेश्चन। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर बैठता है वो यही बैठता है, बी, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन एक्टिविटीज एंड
problem solving. Next question, which type of learning theory emphasize the role of reinforcement and punishment in behavior modification? इसका तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, यहीं पर ही लिखा है, क्वेश्चन में ही है. कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिज्म है. बिल्कुल सही आंसर आपने समझा है, बिहेवियरिज्म ही इसका राइट आंसर है, जिसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करी गई थी. B.F. स्किनर ने करी थी इसके बारे में बात. ठीक है, चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन एजुकेशन? वैसे हम इसको एजुकेशन भी बोलते हैं, एजुकेशन भी बोलते हैं, बट आई थिंक यू शुड से एजुकेशन नाउ. दैट्स द अपडेटेड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. Anyways, education nobody can deny, but yes, the education is the right and the updated pronunciation. Okay, let's do. The first option is to create a structured environment for learning and address disruption behavior. To focus only on academic achievement, to provide individual instruction for advanced students, to avoid any form of discipline. तो जिसका राइट आंसर है वो है टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग एंड एड्रेसिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर. दैट इज व्हाट कम्स अंडर द बिहेवियर मैनेजमेंट. Next is what is scaffolding in the context of teaching. So providing various level of support to help student achieve independence. Using physical structures in the classroom, standardizing the teaching approach for all students. Option D, ignoring students' difficulties. The right answer is providing varying levels of support to help students achieving इंडिपेंडेंस. की बच्चा इंडिपेंडेंस उसको मिले, हम उसको यहाँ पे फिर से सपोर्ट की बात कर रहे हैं. तो स्कैफोल्डिंग में मैंने आपको बार बार यही बताया, जहाँ सपोर्ट की बात हो रही है, दैट इज व्हाट इज स्कैफोल्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन? इनमें से, इन चारों में से ऐसे कौन सा वर्ड है, चाहे एम्पैथी है, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी, जो दूसरे की बातों को समझने में हेल्प करता है और हम उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं कि दूसरा बंदा व्यक्ति भी क्या फील कर रहा होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका एम्पैथी. सिंपैथी तो मतलब किसी के लिए आप अपना दया भाव, या आप उसके लिए बुरा, आपको सिंपैथी, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो आपको लगता है अरे यार हम इसकी हेल्प कर दूँ, या अच्छा चलो उसके लिए आपको एक स्पेशल फील करते हो कि चलो, है ना, तो वो आप सिंपैथी दिखा रहे हो. बट जहाँ आप किसी दूसरे व्यक्ति का फीलिंग समझ पा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को समझ पा रहे हैं, तो वहाँ है एम्पैथी. ओके, डोंट forget this difference, it's very important. Next, 39, what is the main focus of inquiry based learning? Now, what is inquiry based learning? Let me tell you, when you raise with a query, जब आपके मन में एक भीतर एक बात आती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपके मन में एक इंक्वायरी आई और फिर आप उसका आंसर ढूंढने निकले और आपने समझा, आपने उसको एक्सप्लोर किया, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. तो उसका मेन फोकस क्या है? मेमोराइजेशन फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, या हम देख रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई कौन सी जगह नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो, कैसे हो, ये हो, वो हो. और ऑप्शन सी, फॉलोइंग अ फिक्स्ड करिकुलम. ऑप्शन डी, passive observation, मतलब you have that, and the right answer is exploring and investigation questions to construct knowledge is the only, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हो कि हाँ हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए. सो विच टर्म डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू वर्क वेल विथ अदर्स इन अ ग्रुप सेटिंग? चलिए बताइए, जब ग्रुप सेटिंग की बात आती है तब कौन सा इनमें से जो वर्ड है वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट, इंडिविजुअलिज्म, बी, कोलैबोरेशन, सी, आइसोलेशन, डी, कंपटीशन. यस, द राइट आंसर इज कोलैबोरेशन. एंड आई होप वी हैव डन वेरी वेल क्वेश्चंस टुडे. आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स द बूस्ट to me to do more for you all, and I really want कि भाई बेटा आप
अच्छे से सब बहुत अच्छे से तैयारी करें। सीटेट का एग्ज़ाम 2024 दिसंबर 14 को आ रहा है, आपका होने वाला है, आपको पता है। और बहुत ही कम दिन बचे हैं, 40 दिन ही बचे हैं और हमको ये पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आप पूरी मेहनत करिए। वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, बट बातों को, सारी बातों को पेन डाउन करें और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे नाइस।